Hello everyone, I am Utkarsh Misra and today I am going to discuss a very beautiful topic that is federalism in India. भारत में संघवाद। तो फेडरलिज्म का लिटरल मीनिंग ये है कि अगर किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियाँ अलग अलग हों, दोनों की पावर्स में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे की पावर्स में इंटरफेयर ना कर सकती हों, या दोनों एक दूसरे की पावर्स को स्नैच या छीन ना सकती हों, तो इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मतलब कि यहाँ पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डेलीगेशन ऑफ पावर दोनों में अंतर होता है। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती हैं, और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती हैं। मतलब ये है कि डेलीगेशन ऑफ पावर में सारी जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्टेड होती हैं या केंद्र सरकार में निहित होती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उन पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को फर्दर डेलीगेट करती है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब उन शक्तियों को छीन भी सकती है। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे अपनी दी हुई शक्तियों को स्टेट गवर्नमेंट से वो छीन सकती है, लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों को छीन नहीं सकती हैं। दोनों की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं और उसमें एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हुआ फेडरलिज्म। ठीक, अब अगर हम बात करें कि बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है या कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरी तरीके से फेडरल है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से फेडरल है। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि किसी देश का संविधान पूरी तरीके से फेडरल है या नहीं, तो आपको केवल एक चीज़ करना है कि उस देश के संविधान को यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से या यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर देना है, और अगर लगभग सारे प्रोविजंस सिमिलर हों, एक तरीके के हों, तो इसका मतलब उस देश का संविधान भी फेडरल है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें दी गई हैं या कुछ टेस्ट दिए गए हैं, ये ज़रूरी हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल होने के लिए। मतलब कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होता है तो उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ज़रूरी हैं। ठीक, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब कि शक्तियों का विभाजन। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग शक्तियाँ हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अलग शक्तियाँ हैं। ठीक है, और डुअल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए। ठीक, तीसरी कंडीशन ये है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सेंटर एज वेल एज इन स्टेट। मतलब कि चाहे वो सेंटर की बात हो या चाहे राज्य की बात हो या स्टेट की बात हो, दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। ठीक, जो चौथी चीज़ है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं होना चाहिए। मतलब कि अमेंडिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी टफ। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना थोड़ा सा टफ होना चाहिए। और पांचवी चीज़ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पांचों चीज़ें किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में एक बात आती है, दिमाग में एक बात आती है कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी? क्या भारत का संविधान फेडरल है या यूनिटरी है? ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं पांचों चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर ये पांचों चीज़ें हमारे देश के संविधान या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती हों तो इसका मतलब हमारे देश का संविधान भी फेडरल है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक, क्या हमारे देश के संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का आर्टिकल 246। उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है,
यूनियन लिस्ट के रिगार्डिंग सारे लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग सारे लॉज स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट के रिगार्डिंग सारे लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं। ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं। ठीक, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। ठीक, जो दूसरा चीज़ है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आप सबको पता है कि हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में इम्बॉडीड है। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास है। जो तीसरी चीज़ है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो वो लॉ नल एंड वाइड होगा। ठीक, ये हमको पता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, जो चौथी चीज़ है वो है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। ठीक, उसको अमेंड करना उतना आसान नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, और साथ ही रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी ज़रूरी होता है कि स्टेट उसको रेटिफाई करेंगे तभी वो अमेंडमेंट सक्सेसफुल होगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक, जो पांचवी चीज़ है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये हम जानते हैं। ठीक है, किसी का इंटरफेरेंस भी जुडिशरी पर नहीं है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये पांचों चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती हैं। तो प्राइमा फेसाई या ऑन द फेस ऑफ इट हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है पूरी तरीके से। ठीक, बट अगर हम डिटेल में जाते हैं, इन पांचों चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो एक नई चीज़ ही सामने आती है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या हमारे देश का जो संविधान है या हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो पूरी तरीके से फेडरल है कि केवल ऊपर बाई फेस लग रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट कि ये फेडरल है। ठीक है, तो इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली फेडरल और नॉट? ठीक, ये है क्वेश्चन। तो डिटेल में जाते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमको पता है कि आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट बताई गई हैं और उसमें 3 अलग अलग तरीके की लिस्ट है और उसी के रिगार्डिंग लॉज बनाए जा सकते हैं। ठीक, हमको पता है, अभी मैंने बताया। ठीक, लेकिन वो लिस्ट तभी अप्लीकेबल होगी जब ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जब कंडीशन नॉर्मल होगी या ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगी तो वो लिस्ट अप्लीकेबल होगी। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं या एब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि वार है और इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एग्रेशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, तो इन सारी चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि स्टेट लिस्ट में दी हुई जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर लॉ बना सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं या स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कहाँ हुई? जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को स्नैच कर सकती है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कहाँ से हुई? ठीक, दूसरी चीज़ डुअल गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे हमारे पास डुअल गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी हैं और स्टेट गवर्नमेंट में मान लीजिए वेस्ट बंगाल को, जहाँ पे ममता बनर्जी जी हैं। ठीक, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट जब भी चाहे तो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मतलब जब चाहे तब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास डुअल गवर्नमेंट कहाँ है? हमारे पास डुअल गवर्नमेंट है, बट वी हैव डुअल गवर्नमेंट एट द मर्सी ऑफ द सेंटर। उनकी दया पे हमारे पास डुअल गवर्नमेंट है, तो पूरी तरीके से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं हुई। जो दूसरी चीज़ है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे कि हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट किया गया था? सारी स्टेट गवर्नमेंट जो भी हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सारे गवर्नमेंट्स को कंसल्ट किया गया था? तो आप कहेंगे भले ही स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया गया था, मतलब नहीं किया गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे, अवेलेबल थे, तो बिल्कुल थे। लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को उस तरीके से कंसल्ट नहीं किया गया था
जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में यूनाइटेड स्टेट्स के राज्यों को कंसल्ट किया गया था, ठीक है। तो उस तरीके से इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे कंसल्ट नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक। तो दूसरी कंडीशन में हम पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जो तीसरी कंडीशन है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है। ये चीज़ें एक ऐसी ये चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से पाई जाती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये एक तीसरा जो पॉइंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से वैलिड है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना थोड़ा सा टफ है, ठीक। ये रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 7 से 8 ऐसे मामले हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेकर स्टेट गवर्नमेंट की रेटिफिकेशन ज़रूरी है और बाकी सारे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट की रेटिफिकेशन आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। चाहे वो फंडामेंटल राइट को अमेंड करना हो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अमेंड करना हो, चाहे किसी और एरिया को अमेंड करना हो, ठीक। मतलब कि केवल 7 से 8 ऐसे मामले हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब हमारे पास रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ? आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तो अमेंड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट भी हमारे पास नहीं है। पांचवा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का भी अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के जज का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। इट मीन्स यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो जुडिशरी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से बस है, कह सकते हैं कि उन्हीं का पूरा हक है एक तरीके से। वही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को। तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे भी कंसल्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ना तो पूरी तरीके से फेडरल है, ना पूरी तरीके से यूनिटरी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, ठीक है। तो इसकी सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल डिफिनीशन दी थी प्रोफेसर अलेक्जेंडर विच ने, ठीक। उन्होंने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुई जेनरिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुई जेनरिस। यहाँ पे सुई जेनरिस से मतलब ये है कि नीदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट अ नोबल टाइप। मतलब कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है और ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है, बट एक नया तरीका, एक नए तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासाई फेडरल है या एम्फीबियन इन नेचर है, ठीक है। दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासाई फेडरल और एम्फीबियन इन नेचर, ठीक। ना पूरी तरीके से यूनिटरी, ना पूरी तरीके से फेडरल, ठीक। तो बात आती है कि जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो और देशों के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर हैं, कुछ अलग फीचर्स भी हैं। और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे अमेरिका के, उसके जस्ट विपरीत हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल होने के बावजूद कुछ अलग फीचर्स हैं, ठीक है। उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सब डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो सब पहला जो फीचर है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि पूरे भारत का केवल एक संविधान है, हर राज्य का अलग अलग संविधान नहीं है। और अमेरिका में हर राज्य का अलग संविधान है और अमेरिका का एक अलग संविधान है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्टिव फीचर हुआ। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि अगर कोई यूपी का रहने वाला है या यूपी का सिटीजन है, इसका मतलब वो भारत का सिटीजन है, ठीक। या अगर कोई आंध्र प्रदेश का सिटीजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिया का भी सिटीजन है, ठीक। या कोई कर्नाटका का सिटीजन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है डिस्टिंक्टिव वो है जुडिशरी, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। मतलब कि हमारे यहाँ हायरार्की ऑफ कोर्ट है, मतलब कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज भी कभी जीवन में काल में अपने सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है हमारे यहाँ। इसको अब मैं समझाता हूँ, ये आपको समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज सुप्रीम कोर्ट का जज प्रमोशन से प्रमोट होकर धीरे धीरे बन सकता है, लेकिन जो अमेरिका में है वहाँ पे देयर इज सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टेट एंड फेडरल कोर्ट फॉर इंटायर कंट्री। मतलब कि
राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट होती हैं और राज्य में वही सुप्रीम होती हैं और पूरे इंटायर कंट्री के लिए एक फेडरल कोर्ट होती है, ठीक है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज फेडरल कोर्ट में जज नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। मतलब हमारे यहाँ हायरार्की ऑफ कोर्ट है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक। जो चौथी चीज़ है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। ये थोड़ी सी नई चीज़ है। मैं बताता हूँ कि जिससे आप IAS ऑफिसर्स को देखते हैं, इनको रिक्रूट कौन करता है? इनको रिक्रूट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। UPSC के थ्रू ये रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये इनकी नौकरी कहाँ लगती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ये जब IAS ऑफिसर बनते हैं और जब इनका IAS ऑफिसर में अपॉइंटमेंट होता है, इनको कैडर चूज करना होता है कि यूपी कैडर या हरियाणा कैडर या आंध्र प्रदेश कैडर, तो ये चूज करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। मतलब कि यहाँ पे रिक्रूट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डिस्पाइट फेडरलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम एंड दिस इज द मैसेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि फेडरलिज्म के अलावा, फेडरलिज्म के बावजूद हमारे देश के संविधान के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही हमारे देश के संविधान का एक तरीके से मैसेज है, ठीक है। मतलब कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हम फेडरल हैं, ठीक, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हम यूनिटरी हैं, या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम फेडरल हैं और एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जैसे कि वार, एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इन सब में हम यूनिटरी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने फेडरलिज्म पे थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को रेज कर सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।